हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपरफास्ट एकेडमिक पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में आपको हमने प्रकाश और उससे रिलेटेड पॉइंट और साथ में हमने आपको समझा दिया था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले हम एक बार फिर से आपको समझाना चाहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, मान लीजिए कोई माध्यम है, ऊपर आपका मान लीजिए आपका हवा है, नीचे पूरी आपका क्या है, कांच है। ये पहला माध्यम हो गया और ये आपका क्या हो गया, दूसरा माध्यम हो गया। और हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और हमने बताया था ये आपकी होती है आपतित किरण, ये आपकी क्या होती है, आपतित किरण, और ये आपकी क्या होती है, परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं अभिलंब, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब हमने बताया था इस अभिलंब से आपतित किरण जितने एंगल पे होती है उतने ही एंगल पे आपकी क्या होती है, परावर्तित किरण होती है। यानी कि और इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण उसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और इसको हम किससे दिखाते थे, आई से। ये आपका कौन सा हो गया, आपतन कोण। और इस परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच में बना कोण आपका क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। और इसको हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, है ना। अब इसी से रिलेटेड आपका है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसी से रिलेटेड आपका क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, चलिए इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। तो देखिए, ध्यान रखिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कितने नियम है, दो नियम। पहला नियम यही है, पहला नियम क्या है कि ये जो आपतित किरण और कौन है, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण कामा अभिलंब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या हो गया, आपको मिल गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखिए आपको क्या मिल जाता है, अभी हमने बताया कि ये आपतित किरण अभिलंब से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब से। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपके प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होती है वो किस में घटती है, वह घटती है दर्पण में। किस में घटती है, दर्पण में घटती है। तो अब हम सीखेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें दर्पण, तो आप दर्पण की बात करें कि दर्पण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा चिकना तल जिसके एक सतह से, मान लिया आपका कोई ये प्लेन है जिसके एक सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जबकि दूसरे सतह पे हम कलई कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण। फिर से आप क्या कहेंगे, ऐसा चिकना तल, यानी कि जब किसी चिकने तल पे प्रकाश का परावर्तन होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। उसे हम क्या बोल सकते हैं, दर्पण बोलते हैं। अब अगर हम दर्पण की बात करें तो ये दर्पण दो प्रकार का होता है। ये दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो आपका होता है गोलीय दर्पण, एक तो आपका क्या होता है, गोलीय दर्पण, और दूसरा आपका होता है समतल दर्पण। दूसरा आपका क्या होता है, समतल दर्पण, है ना। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो अगर परावर्तक तल गोल हो,
अगर परावर्तक तल क्या हो, गोल हो, मान लीजिए हमने इसकी एक सतह पे पेंट कर दिया और यहाँ से इसका परावर्तन हो रहा है, तो ये परावर्तक तल कैसा हो गया, गोल हो गया। कैसा हो गया, गोल हो गया। तो अगर गोली दर्पण, आप क्या कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोली बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं। वहीं समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण क्या बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल प्लेन हो, समतल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। उसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। अब देखिए अगर हम बात करें पुनः ये गोली दर्पण की, तो ये गोली दर्पण कितने प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार का हो जाता है। ये गोली दर्पण कितने प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार का। एक तो हो जाता है आपका उत्तल दर्पण और दूसरा हो जाता है अवतल दर्पण। दूसरा आपका क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। एक हो जाता है उत्तल दर्पण और दूसरा आपका क्या हो जाता है, अवतल दर्पण की अवतल दर्पण होता है। अब थोड़ा समझते हैं, देखिए गोली दर्पण बनता कैसे। तो देखिए अगर हम गोली दर्पण की बात करें तो गोली दर्पण होता क्या है कि एक्चुअल में एक खोखला गोल कांच होता है। एक खोखला गोल क्या होता है, कांच होता है। और जब हम क्या करते हैं, इसी गोल कांच में से कुछ हिस्सा क्या करते हैं, ऐसे काट लेते हैं, तब ये बन जाता है गोली दर्पण। अब इसी गोली दर्पण के हम किसी एक भाग में क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमने इसके उभरे वाले पेंट पे कर देते हैं, तब प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है, धंसे वाली सतह से। तब ये बन जाता है आपका उत्तल दर्पण। तब ये क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। यानी कि आप क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे वाले सतह पे हम कलई कर देते हैं तथा प्रकाश का परावर्तन धंसे वाले हिस्से से, धंसे मतलब सॉरी आपसे उत्तल दर्पण की बात करें तो आप क्या कहेंगे, ऐसा गोली दर्पण जिसके धंसे वाले हिस्से पे हम पेंट कर देते हैं और उभरे वाले सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल। देखिए उत्तल का मतलब उभरे, यानी कि जब उभरे वाले सतह से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो पेंट हम किधर कर देंगे, धंसे वाले हिस्से पे। अवतल का मतलब होता है धंसे, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे वाले सतह पे हम पेंट कर दें और प्रकाश का परावर्तन किस सतह से हो, धंसे वाले हिस्से से हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। तो उम्मीद होगा आपको यहाँ तक पॉइंट क्या होगी, समझ में आ गई होगी। फिर से दर्पण की अगर बात करें तो ऐसा जब किसी चिकने तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, गोली दर्पण और समतल दर्पण। गोली दर्पण किसे कहेंगे, जब परावर्तक तल क्या हो, गोली हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली हो उसे हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण। वहीं समतल दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो उसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। अब ये गोली दर्पण कितने प्रकार का हो जाएगा, तो गोली दर्पण आपका हो जाएगा 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल। उत्तल का मतलब उभरे, तो आप क्या कहेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे सतह से हो और धंसे वाले हिस्से पे हम पेंट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह से यानी धंसे वाले हिस्से से हो और उभरे वाले सतह पे हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा था दर्पण, ये हमारा क्या हो गया, दर्पण। अब अगला आपसे पॉइंट पूछ लेता है कि गोली दर्पण से संबंधित मुख्य बिंदु, यानी कि गोली दर्पण से कौन कौन से पॉइंट हमें मिलते हैं। तो अगला आपका पॉइंट डाल लीजिए, गोली दर्पण के मुख्य बिंदु। अगला पॉइंट डाल लीजिए, गोली दर्पण के मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु तो ध्यान रखिए, देखिए हमने बताया तो गोली दर्पण किसे, अब गोली दर्पण मान लीजिए हमने अवतल दर्पण ले लिया। कौन सा दर्पण ले लिया, कोई भी दर्पण ले सकते हैं, मान लीजिए हमने अवतल दर्पण ले लिया, ये आपका अवतल दर्पण है। अब इसमें रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट पूछ लेता है, तो इसमें पहला आपका पॉइंट पूछ लेता है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। पहला पॉइंट पूछ लेता है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो चलिए थोड़ा समझते हैं दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, आपका गोली दर्पण होता है और ये गोली दर्पण का परावर्तक तल होता है। तो इस गोली दर्पण के परावर्तक तल के जो बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, जिसे हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और इसको हम पी से दिखाते हैं, इसको हम किससे दिखाते हैं, पी से बोलते हैं। तो आप कैसे परिभाषित करेंगे, आप क्या कहेंगे, गोली दर्पण के परावर्तक तल के बीचों बीच बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कैसे कहते हैं। यानी कि ध्रुव मतलब होता है पोल, इस वजह से इसको हम किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। इसको हम कैसे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। अब अगला जो आपका पॉइंट पूछ लेता है कि दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अगला जो आपसे पॉइंट पूछेगा कि दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो चलिए थोड़ा समझते वक्रता केंद्र। देखिए होता क्या, अभी हमने बताया था पिछले वाले पॉइंट में हमने ये बताया था कि जो गोली दर्पण एक्चुअली में बना होता है एक गोल कांच से काट कर बनाया जाता है। एक खोखले गोल कांच से क्या करते हैं, काट कर बनाया जाता है। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप जानते हैं खोखला गोला कांच होगा तो इसका अपना भाई गोला होता है तो उसका एक सेंटर होगा कि नहीं, इसी सेंटर को हम बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो परिभाषित कैसे कहेंगे, आप क्या कहेंगे,
जब किसी गोली दर्पण के या गोली दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसको हटा दिया जाए तो अब क्या कहेंगे? गोली दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब होता क्या है, इसी वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव से होकर एक रेखा गुजरती है जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे टॉपिक पूछ ले कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, है ना। अब अगला आपसे पॉइंट पूछ लेता है कि दर्पण का फोकस किसे कहते हैं? फोकस किसे कहते हैं? फोकस किसे कहते हैं, है ना। चलिए इसको दो तरीके से समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उससे हम क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस बोलते हैं। तो आप क्या कहेंगे? फोकस किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है ना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से समझिए, होता क्या है कि ये जो फोकस होता है कि ये वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीचों बीच होता है। वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव के बीचों बीच होता है। तो आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीचों बीच जो बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस बोलते हैं, है ना। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला आपसे जो पॉइंट पूछ लेता है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखिए, हमने आपको बता दिया कि ध्यान में रखिए पूरे दर्पण में कोई भी जो दूरी नापी जाती है वह हमेशा दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल से नापी जाती है। वह किससे नापी जाती है? पोल से नापी जाती है। तो होता क्या है कि इस पोल से दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। भाई वक्रता त्रिज्या शब्द आएगा, जैसे आप जानते हैं ना कि ये आपका कोई गोला है तो इस गोले के बीचों बीच जो पॉइंट होगा, बीच में जो पॉइंट होगा उसे बोलते हैं सेंटर, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। वैसे ही भाई ये भी तो आपका गोला ही था और ये वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र से ये परिधि हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते थे। इसे हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आप क्या कहेंगे? दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगला आपसे जो पॉइंट पूछ लेता है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? अगला आपसे जो पॉइंट पूछेगा कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए, इस फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले फोकस दूरी किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। अब देखेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या कहीं ना कहीं फोकस दूरी के दो गुनी होती है। भाई ये देखिए दो गुनी दूरी पे है तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी के दो गुना होती है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जो फोकस होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ये बार बार आपके एग्जाम में एक नंबर में विकल्प में या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपसे क्वेश्चन बार बार क्या करता है? पूछ लेता है। फिर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में क्या संबंध है तो आप क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दो गुना होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दो गुना होती है। अब अगला जो पॉइंट पूछ लेता है कि दर्पण का फोकस तल किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस तल। तो ध्यान रखिए फोकस तल किसे कहते हैं? तो ये जो मुख्य अक्ष है इस मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर गुजरती हुई एक तल होती है। एक क्या होती है? रेखा होती है। अब क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं।
मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर गुजरने वाले तल को हम क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं, है ना। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। अगला जो आपसे पॉइंट पूछ लेगा कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए, ये दर्पण के जो दोनों सिरे होते हैं, इन दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा आपका क्या कहलाती है? दर्पण का द्वारक कहलाती है। भाई दर्पण द्वारक क्यों? क्योंकि इसी के बीच में ही आपकी रेखाएं, जो आपकी प्रकाश की किरणें इसी के बीच से ही गुजरती है। अगर इसके बाहर होती तो इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए ये दरवाजे का काम करता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो ये इतने पॉइंट आपको किससे क्वेश्चन पूछ लेता है? दर्पण, गोली दर्पण के बिंदु से, है ना। फिर से दर्पण के कुछ कितने बिंदु होते हैं? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? गोली दर्पण, आपका ये जो गोली दर्पण है, इसका जो परावर्तक तल के बीचों बीच बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और गोली दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, है ना। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो आप कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना होती है ना। उसके बाद फोकस तल किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर गुजरने वाले तल को हम क्या बोलते हैं? फोकस तल कहते हैं। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वो आपका क्या कहलाती है? दर्पण का द्वारक कहलाती है। उम्मीद होगा कि आपको ये सभी पॉइंट आपको पूरी तरह से क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। अब अगला जो आपसे पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, अगला जो पॉइंट है आपका, चलिए उसको देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि गोली दर्पण या गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनने का नियम क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये इससे क्वेश्चन और इससे न्यूमेरिकल पूछता है ना, कि प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। यानी कि गोली दर्पण द्वारा ये जो प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है? प्रतिबिंब बनने का नियम, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इसी से बाकी सारे पॉइंट फिर क्या होंगे? रिलेटेड होंगे, है ना। आगे जितने भी न्यूमेरिकल आप लगाएंगे या आगे हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो इसी से रिलेटेड होगा। ये नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे आप पॉइंट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं प्रतिबिंब बनने का नियम। तो देखिए, प्रतिबिंब बनने के कुल 4 नियम हैं। अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा, या कह सकते हैं कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुल कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं थोड़ा समझा जाए। देखिए, पहली बात कर लिया जाए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इस पॉइंट को पहले हम समझते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, फिर आते हैं प्रतिबिंब बनने का नियम। देखिए, प्रतिबिंब होता क्या है, तो आप कहेंगे कि जब किसी वस्तु से, आगे बताएंगे कि जब किसी वस्तु से, मान लीजिए आपकी कोई वस्तु है, ये आपका अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में ये वस्तु से ही किरणें चलती हैं। तो आप क्या कहेंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली 2 या 2 से अधिक किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पर एक उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे कि ये मुख्य अक्ष के समांतर जो चलेगी, हमने पीछे पढ़ा दिया, वक्रता केंद्र है, तो ये किससे होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। आगे हम बताएंगे कि वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए वापस क्या करती है? निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें यहाँ पे काटी, तो ये जो आपका बना इस वस्तु का, ये आपका वस्तु हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। आपका क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। यानी कि अगर आपसे पूछे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? किसी वस्तु से चलने वाली 2 या 2 से अधिक किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो वहां पर उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वहां पर उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब भी 2 प्रकार की होती हैं। ये प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बोल सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो अगर ये 2 या 2 से अधिक किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलेंगी, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और जो प्रतिबिंब वास्तव में, जहां जिस बिंदु पर प्रतिबिंब वास्तव में मिले ना, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगे नहीं, कल्पना हम करेंगे कि यहाँ पर वस्तुएं या रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, है ना, तो वह प्रतिबिंब आपका क्या कहलाएगा? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। इसको और डिटेल से आगे चल के समझाएंगे कि और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले हम समझते हैं कि प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है, फिर इसमें वास्तविक और आभासी और प्रतिबिंब और क्लियर समझ में आएगा, है ना। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं कि प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है।
तो देखिए प्रतिबिंब बनने के कुल 4 नियम है। कितने नियम हैं? 4 नियम। क्या नियम है पहला समझिए। पहला नियम ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, ये मान लिया आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, है ना, और वक्रता केंद्र से जो आगे जब कोई पॉइंट मिलता है वो अनंत होता है ना। तो जब हम आपको बताएंगे जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, पहला पॉइंट है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर चलती है, तो वह फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। अब इसका क्या मतलब थोड़ा समझिएगा। देखिए अवतल दर्पण में जब ये प्रकाश की किरण गुजरेगी तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन जब हम उत्तल दर्पण की अगर हम बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये आपका P होगा, ये आपका F होगा, ये आपका क्या होगा, C होगा। और जब इसमें कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी तो ये क्या होती है, यहाँ से ऊपर निकल जाती। लेकिन जब हम इसको ध्यान से यहाँ से देखते हैं, यहाँ से नीचे देखेंगे तो ये लगेगा किससे होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। ये लगेगा किससे होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो पहला हमें पॉइंट क्या मिल जाएगा, पहला हमें ये पॉइंट मिल जाएगा कि जब कोई प्रकाश की, यानी कि हमें पहला नियम मिल गया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं, सीधा सा बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है ना। दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा जो इसका नियम है ना, दूसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, किससे, वक्रता केंद्र से। चलिए आपका देखिए क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ भी हम अगर हम मान लीजिए उत्तल दर्पण ले लें, कौन सा, ये तो आपका अवतल दर्पण हो गया। अगर मान लीजिए हमने उत्तल दर्पण ले लिया, ये आपका P हो गया, आपका F हो गया, ये आपका क्या हो गया, C हो गया। तो दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग पे क्या होती है, वापस निकल जाती है। दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किससे चले, वक्रता केंद्र से चले, तो जब इससे टकराएगी तो अपने मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। इसमें कैसे बताएंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती है, ध्यान रखिए इधर तो पेंट कर दिया, इधर तो जाएगी नहीं, तो ये होगी क्या भाई, जब इधर पेंट हमने कर दिया इधर जाएगी नहीं, जाएगी, तो यहीं से होकर वापस निकल जाती। लेकिन जब हम ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि किससे होकर गुजर रही है, वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। यानी कि दूसरा नियम आप कैसे बताएंगे कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस लौट आ जाती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हमें कितने नियम मिल गए, 2 नियम। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे गुजरती है, फोकस से या गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर क्या होगी, वापस लौट आएगी। ये 2 नियम मिल गए। तीसरा नियम हमारा क्या है ना, इसको मिटा रहे। तीसरा जो नियम है, तीसरे नियम को समझते हैं, है ना। तीसरे नियम को देखिए, तीसरा नियम क्या है कि अगर हमारी जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से चलती है, किससे चलती है, फोकस। ये देखिए आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, है ना। और आगे देखेंगे तो ये अनंत होता है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो तीसरा जो नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से चलती है, फोकस से, तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ध्यान रखिए, पहले वाले पॉइंट में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है। अब हमें क्या मिल गया कि फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है। उत्तल दर्पण में इसको कैसे बताएंगे, उत्तल दर्पण में ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका क्या हो गया, C हो गया, ये आपका क्या हो गया, C। यानी कि अगर हमें कोई प्रकाश की किरण किसकी तरफ जाती हुई दिखाई दे, लगेगी फोकस की तरफ जा रही, किसकी तरफ, फोकस की तरफ, यानी कि फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण तो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, भाई इसके तो आगे जाएगी नहीं, ये तो काल्पनिक हो गया, तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो कैसे दोनों बात को बताएंगे कि आप क्या कहेंगे, फोकस से होकर चलने वाली या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो कितने पॉइंट हमें मिल गए, 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से चलती है, यानी कि अनंत से चलने वाली जितनी भी किरणें होती है, P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, और ये मान लीजिए आपका अनंत हो गया, और अनंत पे अगर हमने वस्तु रखा है तो इससे जितनी भी किरणें चलेंगी वे एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी, वे एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होगी। फिर से
आप क्या बोलेंगे कि चौथा पॉइंट हमें क्या मिल गया कि आप क्या कहेंगे, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण। कैसे? अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। फिर से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट, है ना। क्वेश्चन पूछ लेता है कि गोली दर्पण या प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है। तो प्रतिबिंब बनने के कुल कितने नियम है? 4 नियम। पहला नियम क्या है? हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरती है? फोकस से। दूसरा नियम, अगर हमारी क्या होती, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग पे क्या होगी, वापस लौट आएगी। और जो तीसरा नियम है कि फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और चौथा आपको क्या मिल जाता है कि अनंत पे रखी गई वस्तु से जो चलने वाली प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। अब इन्हीं चारों नियम का हम उपयोग करके आगे हम बताएंगे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है ना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना वो किसके द्वारा संभव है, ये इसी नियम द्वारा, है ना। तो चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा कैसे, है ना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा कैसे। चलिए इस पॉइंट को यूज करके हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ध्यान समझिएगा। चलिए अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, है ना, तो ये हमारा है अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ये आपका हो गया ध्रुव, ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया सी। इसके बाद जब कोई पॉइंट मिलता है तो वो आपका होता है अनंत। ये मेन पॉइंट है। कौन कौन सा पॉइंट है फिर समझिएगा, ध्यान रखिए। जिधर आपका द्वारक होता है उधर ही पॉइंट होते हैं ना, इस तरफ नहीं होगा, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया ध्रुव, ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया सी, ये आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। अब अगर मान लीजिए हमने वस्तु को यहाँ पे रखा है तो आप क्या बोलेंगे, वस्तु कहाँ पर रखी गई है, अनंत पर रखी गई। अगर हमने वस्तु को इसके बीच में कहीं पर रखा गया तो वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, अनंत व सी के बीच में। अगर हमने वस्तु को सी पर रखा तो आप क्या बोलेंगे, वस्तु कहाँ पर रखी गई है, सी यानी कि वक्रता केंद्र पर। अगर हमने इसके बीच में कहीं पे वस्तु को रखा, मान लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, वस्तु कहाँ पर रखी गई, सी व एफ के बीच। और अगर हमने वस्तु को एफ पर रख दिया तो आप क्या बोलेंगे, यानी कि हमें वस्तु की स्थिति क्या क्या मिल रही है। चलिए उस पॉइंट को समझते हैं। वस्तु की स्थिति चार्ट भी बना देंगे, अभी पूरी समझ में आ जाएगा कि वस्तु की स्थिति क्या क्या है। तो पहला हमें क्या मिल गया कि जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, अनंत पर रखी गई हो। जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, अनंत पर रखी गई। दूसरी हमें क्या मिल सकती है, दूसरी हमें स्थिति मिल सकती है अनंत व सी के बीच में मिल सकती है। अगली स्थिति हमें कहाँ पे मिल सकती है कि अगली स्थिति हमें मिल सकती है वक्रता केंद्र यानी कि सी पर। अगली स्थिति हमें क्या मिल सकती है कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है, सी व एफ के बीच में रखी गई हो। अगली स्थिति हमें कहाँ पे मिल सकती है, वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, फोकस पर रखी गई हो। अगली स्थिति हमें कहाँ पे मिल सकती है, एफ व सी के बीच में मिल सकती है। यानी कि हम वस्तु को कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, पहला अनंत पे, दूसरा अनंत व सी के बीच, अगला सी पर, अगला सी व एफ के बीच, अगला कहाँ पर रख सकते हैं, एफ पर, फिर कहाँ पर रख सकते हैं, एफ व पी, सॉरी सी नहीं, एफ व पी के बीच में रख सकते हैं, है ना। चलिए अब थोड़ा समझते हैं। अगर मान लीजिए हमने वस्तु को अनंत पे रख दिया, अगर हमने वस्तु को कहाँ पर रख दिया, अनंत पे रख दिया, तो हमने चौथा नियम पढ़ाया था, याद है, चौथा नियम ने बताया था कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उससे जो प्रतिबिंब चलती है वह एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। तो चलिए अब इसमें से हम 2 किरणें लेते हैं। तो पहला आप मान लीजिए एक किरण चल रही है, वो क्या होती है, ऐसे होती है ना। मान लीजिए हमने 2 किरणें ले, एक नीचे इसके ले लीजिए ऐसे करके। तो आप क्या पाएंगे, मुख्य अक्ष के आप पढ़े थे, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे को गुजरती है, फोकस से। किससे होकर गुजरती है, फोकस से। यहाँ भी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। तो बताइए दर्पण से परावर्तन के पश्चात किस बिंदु पर जाकर मिलती है, फोकस पर मिलती है। और हमने आपको बताया था 2 या 2 से अधिक किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। हम लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति बोलते हैं। तो हमने बताया कि यानी कि पहला हमें पॉइंट मिल गया कि अगर हमने वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वह प्रतिबिंब हमें कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। और ध्यान में रखिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तव में, देखिए दोनों किरणें वास्तव में मिल रही हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसकी प्रकृति बताएं,
इसकी प्रकृति बनाएं तो प्रकृति हमारा क्या होगा, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। कैसा होगा, वास्तविक होगा। ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक हो रहा है। और ध्यान रखिए हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा बनेगा, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होगा, अगर वस्तु इस तरह करके है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर हम उसके सामने खड़े होंगे तो हमारा सर जो ऊपर है वो कहाँ पे, नीचे हो जाएगा, और पैर कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये इसका आकार की अगर हम बात कर ले, आकार भी पूछ लेता है, तो ये आकार एक बिंदु के रूप में बनेगा। आकार इसका कैसा होगा, एक पॉइंट के रूप में बनेगा। अब अगली जो स्थिति आ जाती है कि वस्तु कहाँ पर रखी गई, अनंत व सी के बीच में। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, अनंत व सी के बीच में रखी गई हो। कहाँ पर रखी गई हो, अनंत व सी के बीच। ये P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। तो जब वस्तु को हम अनंत व सी के बीच में कहीं पर रखेंगे तो हमारे पास 4 नियम है, उन्हीं चारों नियमों से हम इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान रखिए पहला नियम ने क्या बताया था, तो पहला नियम हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा नियम हमने बताया था कि वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर क्या होती, वापस लौट आती है। फिर से समझिए, हमने दूसरा नियम क्या बताया था, दूसरा नियम हमने ये बताया था कि पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा, वक्रता केंद्र से चलने वाले प्रकाश की किरण वह अपने मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। अब अगर हम देखें, और हमने बताया था दोनों किरणें एक दूसरे पे जहाँ पर काटती हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और जहाँ जिस पॉइंट पे काटेगी वहाँ पर उसका सिर बनेगा, वहाँ पर उसका क्या बनेगा, ऐसे समझे, हेड बनेगा। इसका मतलब ये प्रतिबिंब बताइए, अनंत व सी के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी व एफ के बीच में बना। कहाँ बना, सी व एफ के बीच में बना। अब बताइए कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो देखिए इसका सिर ऊपर है, इसका सिर नीचे, तो कैसा बन गया, उल्टा बना। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब ये बड़ा है कि छोटा, इस पॉइंट को भी समझिए। ये देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और ये वस्तु क्या हो गई, इससे छोटी हो गई, तो हम क्या कहेंगे, वस्तु से छोटा। वस्तु से कैसी होगी, छोटी होगी। वस्तु से कैसी होगी, इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, वस्तु से, अगर वस्तु बड़ी होगी तो उससे थोड़ा सा छोटा होगा, है ना। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, अनंत व सी के बीच में रखी गई हो। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, वक्रता केंद्र सी पर रखी गई हो। जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, वक्रता केंद्र सी पर रखी गई हो। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी गई हो तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए आपका P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, और ये आपका अनंत हो गया। तो चलिए अब वस्तु को हम कहाँ पर रखें, वक्रता केंद्र सी पर रखें। तो बताइए रूल क्या है, रूल हमारा क्या है, पहला रूल कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण वो किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। वह किससे होकर गुजरती है, फोकस से। पहला रूल कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण वो किससे होकर गुजरती है, फोकस से हो जाए। दूसरा रूल, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधा निकल जाते। लेकिन ध्यान रखिए अब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखिए, तो अब यहाँ से हम किरणों को नहीं चला पाएंगे, तो दूसरा नियम फेल हो रहा है। अब हम तीसरे नियम की यूज करेंगे। तीसरा नियम क्या है कि फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधा फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यानी कि हम तीसरे नियम का इस्तेमाल करेंगे कि फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह किससे होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये थोड़ा सा बनाने में थोड़ा दिक्कत है। तो अगर आप देखेंगे तो ये लगभग ये किरण कहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, वक्रता केंद्र पर काटती हैं। यानी कि अगर हम बात करें प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। यानी कि वक्रता केंद्र अगर आप सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। और कैसा बन रहा है बताइए, कैसा बन रहा है, इसका देखिए सिर ऊपर तो इसका सिर नीचे, तो कैसा बन गया, उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक बनेगा। अब इसमें देखिए जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा बन रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर बन रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। वस्तु के कैसे बन रहा है, बराबर बन रहा है। अब अगली स्थिति को देखा जाए, वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, सी व एफ के बीच। देखिए हमने जितना भी पॉइंट बताया उन्हीं चारों नियम से ही चल रहा है, उन्हीं चारों नियम को, यानी कि वो चारों नियम आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला हमारा पॉइंट है कि जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, सी व एफ के बीच में रखी गई हो।
सी व एफ के बीच में रखी गई। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर रखी गई, वक्रता केंद्र सी व एफ के बीच। ये आपका क्या हो गया पी, ये आपका क्या हो गया एफ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया सी, ये आपका क्या हो गया अनंत हो गया, है ना, अनंत हो गया। तो अगर हम अगला जो पॉइंट है सी व एफ के बीच में, तो चलिए इसके बीच में कहीं पर वस्तु को रख दीजिए। मान ली हमने वस्तु को यहाँ पर रखा। तो रूल नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरती है, फोकस से। रूल नंबर 2 तो फेल होगा क्योंकि अब तो सी पीछे चला गया, तो इससे वस्तु गुजरेगी नहीं। अब रूल नंबर 3, फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। बताइए दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काटी, सी व अनंत के बीच। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सी व एफ के बीच में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी व अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, सी व अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, इसका देखिए सिर ऊपर है तो इसका सिर नीचे, तो कैसा हो गया, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक, कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब आकार की बात करें, देखिए ये वस्तु छोटी है और ये वस्तु क्या हो गई, बड़ी, तो वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब अगला जो पॉइंट पूछ लेता है कि फोकस पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कि वस्तु, अगला हम पॉइंट देखेंगे कि जब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी गई हो, एफ पर रखी गई हो। जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, एफ पर रखी गई हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। इस पॉइंट को समझ, देखिए ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। ये आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। चलिए जब वस्तु को, पहला रूल है कि फोकस पर रखा जाए। कहाँ पर रखा जाए, फोकस पर रखा है। तो पहला रूल, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरती है, फोकस से गुजरती है। अब दूसरा रूल तो ले ही नहीं सकते फोकस पे चलने वाली। तो अब एक और रूल पढ़े थे कि वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है या अपने मार्ग पे वापस हो जाती है। तो होता क्या कि यहाँ से हम एक किरण ऐसे ले जाएंगे तो ये देखेंगे कि लगभग किससे होकर गुजर रही है, सी से होकर गुजरती है। ये किससे होकर गुजरती है, सी से होकर गुजरती है ना। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले फोकस से, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, अपने मार्ग पर वापस लौट आ जाती है। तो अगर आप ध्यान रखें, दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होती है और समांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ पे जाके काटती हैं, अनंत पर काटेंगे। यानी कि ये प्रतिबिंब कहाँ पर लगभग काटेंगे, ऐसे समझिए कि ये अनंत पर जाके काटेंगे। तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर है। फोकस पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, इसका सिर ऊपर तो इसका सिर नीचे, तो कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु छोटा, ये अनंत पे जाके मिलेगा, ऐसे बढ़ता जा रहा है, देखिए बढ़ता है, बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, है ना। अब अगला जो पॉइंट आ जाता है एफ व पी के बीच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि बाकी रूल से थोड़ा अलग होता है। अगला जो पॉइंट पूछता है एफ व पी के बीच में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। एफ व पी के बीच में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो ये आपका क्या हो गया, पी, ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया सी, ये आपका क्या हो गया, अनंत, है ना। ये आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। तो वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, एफ व पी के बीच में रखी गई हो। तो पहला रूल, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण किससे को गुजरती है, फोकस। दूसरा रूल, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग पर वापस, है ना। पहला, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण किससे को गुजरती है ना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी और वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है ना, बिना विचलित हुए सीधा निकल जाते हैं। अगर आप ध्यान रखिए तो ये दोनों किरणें एक पीछे जैसे जैसे बढ़ रही है, फैलती चली जा रही है। यानी कि जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रही है वो फैलती चले जाएंगे। तो कभी आगे जाके काटेंगी, नहीं काटेंगी भाई। दो चीज़ें आगे चीज़ें चल रही हैं तो वो फैलती चली जा रही, जब आपस में जाके मिलती तब ना काटती। तो इसका मतलब इस साइड तो नहीं काटेगा, तो फिर ये काटेगा कहाँ पे। होता क्या है, अब हम ये दोनों कीड़ों को ऐसे पीछे मान के चलते हैं कि पीछे जाकर, ऐसे काल्पनिक कहीं पीछे जाकर मिल रही है, तो ये पीछे जाकर कहीं पे काटते हैं ऐसे जाके। तो इसका मतलब पीछे जो पीछे पेंट किया हुआ है, तो क्या वास्तव में ये काट रहे नहीं है, हम कल्पना कर रहे हैं। यानी कि ये मुख्य दर्पण के पीछे कहीं पे काटती हैं और दर्पण के मान लीजिए यहाँ पे काटी तो इसका सिर कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब एफ व पी के बीच में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब दर्पण के पीछे तो एक काल्पनिक होगा, तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक में इसका भी सिर देखिए ऊपर, इसका भी सिर ऊपर, तो ये कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक,
उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक, और काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। अब ये कैसा बनेगा, देखिए वस्तु छोटी है और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा हो गया, बड़ा हो गया। कैसा बन गया, बड़ा बन गया, है ना। तो ये आपका किससे रिलेटेड था, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर से समझिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो सी व एफ के बीच में, सी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सी पर, सी व एफ के बीच में रखेंगे तो अनंत और सी के बीच में, एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, एफ व पी के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, काल्पनिक व सीधा। हर बार प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक व अल्टा वास्तविक, लेकिन एक स्थान पे पी के बीच में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा व काल्पनिक। पहले बिंदु एक छोटा, फिर वस्तु से एकदम बिंदु के रूप में, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, है ना, वस्तु से बड़ा, फिर बहुत बड़ा बनेगा। अब इसको ट्रिक से थोड़ा समझते हैं, है ना, कि इसको थोड़ा शार्ट करके और ट्रिक से समझते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए ध्यान में रखिए, आप दो तरीके से समझते हैं। अगर आप ध्यान रखिए तो यहाँ पे ये अनंत है, यहाँ पे ये अनंत है, इसको पकड़िए, यहाँ से यहाँ तक पकड़िए और इसको यहाँ से यहाँ तक, एक दूसरे के उल्टे। अगर ये अनंत है तो यहाँ पे अनंत है, ये अनंत व सी है तो ये अनंत व सी है, ये सी है तो ये सी है, ये सी एफ है तो ये सी व एफ है, ये एफ है तो एफ है। यानी कि आप खाली उल्टा कर देंगे तब भी आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब याद हो जाएगा आपको। और इसको आसान तरीके से समझने के लिए, है ना, थोड़ा सा और इसको आसान तरीके से समझते हैं। देखिए होता क्या है, ऐसे समझिए, ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये आपका क्या हो गया, पी हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका क्या हो गया, अनंत हो गया, ये आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। अब आप क्या करिए, दो पेन लीजिएगा, दो पेन लीजिएगा। अब क्या करिएगा, इसको इस तरह रखिएगा। देखिए मान लीजिए आपकी ये वाली पिन, ये आपकी वस्तु है और वस्तु कहाँ पर रखिएगा, अनंत पे। तो एक मान लीजिए दूसरी जो वस्तु, ये पेन लीजिएगा और ये आपका रख दीजिएगा फोकस पे। ये समझिए वस्तु है, ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। भाई यहाँ से पहला पॉइंट अनंत है, यहाँ से पहला पॉइंट कौन हो गया, फोकस हो गया। यानी कि अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। इसको एक स्टेप आगे रखिए, तो अब बताइए वस्तु कहाँ पहुँच गया, अनंत व सी के बीच में। तो इसको एक स्टेप पीछे करिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी व एफ के बीच में। यानी कि अनंत व सी के बीच में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी व एफ के बीच में बनेगा। अब आगे इसको एक सरकाइए, इसको फिर एक स्टेप पीछे सरकाइए, तो बताइए सी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी पर। सी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, सी पर। इसको फिर एक स्टेप आगे करिए तो वस्तु कहाँ पहुँच गया, सी व एफ के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत व सी के बीच, है ना। इसको फिर एक स्टेप आगे रखिए तो वस्तु कहाँ पहुँच गया, एफ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर पहुँच गया, अनंत पर। उम्मीद होगा आपको पॉइंट समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार ट्रिक समझिए, है ना। दो पेन लीजिएगा, एक को रखिएगा अनंत पे, एक पर रखिएगा फोकस पे। तो अनंत पर रखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे। इसको एक स्टेप आगे, वस्तु कहाँ पहुँच गया, अनंत व सी, प्रतिबिंब कहाँ पहुँच गया, सी व एफ के बीच। सी पर तो प्रतिबिंब कहाँ पहुँच गया, सी पर। सी व एफ के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ पहुँच गया, अनंत व सी के बीच। फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पर। और हर बार प्रतिबिंब कैसा, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। और कैसा बनेगा, एक पहले बिंदु, फिर वस्तु से छोटा, फिर वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, फिर वस्तु से बहुत बड़ा। उम्मीद होगा ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप क्या करिएगा कि हमारे कमेंट्स में जाइएगा और कमेंट में जाकर हमसे क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, आपको समझा देंगे, है ना। चलिए, है ना। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप क्या करिएगा, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो जो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। चलिए, ओके, थैंक यू।